नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात होने वाली है मौर्यन एम्पायर के ऊपर। अब चूंकि मौर्यन एम्पायर के ऊपर हमारा एक क्लास हो चुका है, तो ये मौर्यन एम्पायर का पार्ट नंबर 2 है। और पार्ट नंबर 2 में आज हम बात करने वाले हैं महान सम्राट अशोक मौर्य के ऊपर। ये बिंदुसार के बेटे हैं अशोक मौर्य, हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के ऊपर। अगर हम बात करें महान सम्राट अशोक के ऊपर, अशोका, चाहे इन्हें हम अशोका द ग्रेट कहते हैं। अशोका द ग्रेट की अगर बात की जाए, जो मौर्य डायनेस्टी के तीसरे शासक हैं, क्योंकि पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य हुए, दूसरे बिंदुसार हुए और तीसरे अशोक मौर्य हुए। अगर हम अशोक मौर्य का टाइमलाइन देखें तो टाइमलाइन आपको नजर आएगा कि इनका जो टाइमलाइन है वो 269 से शुरू होता है और 232 बीसी पे जाके खत्म हो जाता है। कहीं कहीं इससे इतर भी आपको डेट आगे 1 साल आगे पीछे, 2 साल आगे पीछे मिल सकती है। इसका मुख्य कारण क्या है कि किसी को नहीं पता कि ये बैठे कब थे। ये आस पास उसी दौरान बैठे हुए थे। तो ध्यान रखिएगा 269 बीसी के अराउंड ये गद्दी पर बैठे थे और 232 बीसी में इनकी डेथ हो जाती है। तो इनका कार्यकाल शुरू होता यहाँ पर और ख़त्म होता है यहाँ पर। ठीक। अब अगर हम अशोक मौर्य की बात करोगे तो अशोक मौर्य को पढ़ने में एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आएगी आपको? प्रॉब्लम ये आएगी कि जिस समय अशोक मौर्य गद्दी पर बैठे हैं उस समय अशोक मौर्य के बड़े भाई, इनका नाम है सुशीम, वो जिंदा थे। जब ये सिंहासन पर आते हैं राधागुप्त की सहायता से उस समय जो सुशीम है वो जिंदा थे। सुशीम है वो जिंदा थे। और दिक्कत क्या है कि जब अशोक मौर्य पावर में आए तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि जो इनके पिता बिंदुसार थे अशोक मौर्य के, उनकी डेथ जो हुई थी वो 273 बीसी में हुई है। 273 बीसी। अशोक मौर्य का पावर में आए हैं 269। मतलब दोनों के बीच में 4 साल का एक गैप नजर आ रहा है। दोनों के बीच में कितना गैप नजर आ रहा है सर? दोनों के बीच में एक 4 साल का गैप नजर आ रहा है कि पिता की मौत हो गई 4 साल पहले और 4 साल तक कोई भी मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा ही नहीं। उस जो थ्रोन था वो इम्पिटी रहा, वो पूरा खाली रहा, उस पर कोई बैठा ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? वो थ्रोन जो है वो खाली रह गया। सवाल उठता है कि जब पिता की मौत हो गई तो तुरंत जाके बैठ जाना थे अशोक मौर्य को, वो 4 साल तक वेट क्यों किया? और जब बड़ा भाई जिंदा है तो सिंहासन सुशीम को मिलना चाहिए था, वो अशोक मौर्य को मिलना टेक्निकली नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार अगर सिंहासन मिलता है तो पिता के मरने के बाद बड़े भाई को मिलता है। तो बड़ा भाई है तो फिर अशोक कैसे बैठ सकते हैं? और इन्हीं प्रश्नों का जवाब कि जब बिंदुसार की मौत हो गई, सुशीम जिंदा थे, तो अशोक मौर्य गद्दी पर कैसे बैठे और 4 साल का गैप क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। पर इस प्रश्न का उत्तर जो मिलेगा वो यहाँ मिलेगा, श्रीलंका में। अगर आप देखोगे तो ये जो भारत है, तो भारत का जो निचला इलाका है यहाँ पर वो श्रीलंका है। क्या है ये? श्रीलंका। श्रीलंका की बात करोगे तो श्रीलंका के बहुत सारे नाम हैं जो आपको याद रहने चाहिए। श्रीलंका, अगर मैं कहीं किनारे, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है तो मैं यहीं पर ही साइड में लिख देता हूँ। श्रीलंका की बात करोगे तो श्रीलंका के बहुत सारे नाम हैं। जैसे श्रीलंका की बात करोगे तो श्रीलंका को हम क्या कहते हैं? सिलोन, CEYLON, सिलोन कहते हैं बेटा। श्रीलंका को हम सिलोन भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? अनुराधा, अनुराधापुर भी कहते हैं बेटा, अनुराधापुर भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? इसे हम लंका भी कहते हैं। और इसे हम कहते हैं सिंघल बेटा, सिंघल, सिंघल भी कहते हैं। हिंदी में भी सिंघल कहते हैं, सिलोन कहते हैं, अनुराधापुर कहते हैं, उसके बाद में लंका कहते हैं, सिंघल भी कहते हैं। अशोक मौर्य के समय क्या कहते थे बेटा? अशोक मौर्य के समय में श्रीलंका को कहते थे सिंघल। क्या कहते थे? सिंघल प्रदेश कहा करते थे। समझ में आ रहा है? और इसी सिंघल प्रदेश में 2 किताबें हैं। इसी सिंघल प्रदेश में 2 बुक्स लिखी गई हैं। उन बुक्स का नाम देखो, कुछ इस प्रकार है। बुक्स का नाम क्या है? एक का नाम है द्वीप वंश, एक का नाम है द्वीप वंश और एक का नाम है महावंश। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? द्वीप वंश और महावंश, द्वीप वंश और महावंश। यहाँ पे द्वीप वंश की बात करोगे तो यहाँ बच्चे क्या लिखा हुआ है? द्वीप। अगर तुम श्रीलंका को देखोगे तो श्रीलंका एक द्वीप पर बसा हुआ है। द्वीप मतलब होता है आइलैंड, एक ऐसा जो लैंड मास जो
मतलब ऐसा भूमि का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा, उसे द्वीप कहते हैं, द्वीप वंश और महावंश। ये वो दो किताबें हैं जिसका संबंध जो है वो बौद्ध धर्म के साथ में है। इसका संबंध जो है वो बौद्ध धर्म के साथ में है, बौद्ध धर्म के साथ में है। इसलिए इसको हम बौद्ध साहित्य भी कहते हैं और इसको हम बुद्धिस्ट लिटरेचर भी कहते हैं, बौद्ध साहित्य भी कहते हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर भी कहते हैं। जो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है द्वीपवंश और महावंश, जिसको हम सिंगली स्रोत भी कहते हैं, सिंगली सोर्सेज भी कहते हैं। तो सिंगली सोर्सेज द्वीपवंश और महावंश है ना, वो कहते हैं कि उन किताबों के अनुसार अशोक मौर्य के जीवन के 3 फेज हैं। अगर आप इस किताब को पढ़िएगा तो इस किताब के अनुसार अशोक मौर्य के जीवन के 3 फेज, उसकी पूरी लाइफ को 3 फेज़ों में हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। कितने फेज़ों में हम डिवाइड कर सकते हैं? 3 फेज़ में उसकी पूरी लाइफ को हम डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें इसका जो पहला फेज़ है अशोक मौर्य का, वो है चांडाल अशोक। पहले में वो क्या है? कामाशोक। ये कामाशोक है। यहाँ पे कामाशोक का सही मतलब समझो। कामाशोक का सही मतलब है ये कामुक व्यक्ति है ना। ये कामुक व्यक्ति है, जहाँ पर भी जाता है वहाँ की सबसे सुंदर कन्या से शादी कर लेता है। तो काम में डूबा हुआ अशोक कामाशोक है। बात समझ में आया? दूसरा क्या है कि दूसरा इसका एक और नाम दिया गया इनके अनुसार, जो इस कहानी को जोड़ता है, वो है चांडाल अशोक। क्या कहा गया है? चांडाल। कि भाई ये वो आदमी है, ये चांडाल आदमी है, ये वो आदमी है जिसने अपने पिता बिंदुसार के मरने के बाद अपने 99 भाइयों को मार दिया था। अपने 99 भाइयों को उसने क्या किया था? इसने अपने 99 भाइयों को मार दिया था। अरे जो व्यक्ति अपने सिंहासन को पाने के लिए अपने भाइयों को मार सकता है, वो क्या किसी को नहीं मार सकता है? वो सबको मार सकता है। वो चंडाल आदमी है और इसी का परिणाम है कि इसको चांडाल कहा गया। और हुआ भी यही था कि जब बिंदुसार की मौत हुई थी, तो बिंदुसार की मौत के बाद में सवाल ये उठा कि सिंहासन पे कौन बैठे। सिंहासन पे बैठने के लिए दावेदार कौन है, मतलब मेन कैंडिडेट कौन है? वो सुशीम थे। लेकिन अगर अशोक को पावर में आना है तो सुशीम और सुशीम से जुड़े दूसरे जो सपोर्टर्स हैं या दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको एलिमिनेट करना होगा। और अशोक मौर्य ने यही किया। अशोक मौर्य ने उस सिंहासन को पाने के लिए न केवल अपने बड़े भाई सुशीम को, जो इनके स्टेप ब्रदर हुआ करते थे, साथ ही साथ इनके दूसरे और भी भाई थे, उनके सपोर्टर्स थे, उनको मारा। मतलब एक लार्ज स्केल पे किलिंग की। इसका मतलब क्या है कि सिंहासन को लेकर लड़ाई की। इसका मतलब क्या है? वॉर ऑफ सक्सेशन किया। सिंहासन को लेकर लड़ाई हुई, वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ, उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई हुई, और जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में रक्तपात हुआ। असल मामला ये है कि 99 मारे गए या नहीं मारे गए ये नहीं पता, बट ये बात स्पष्ट है कि सिंहासन को लेकर अशोक मौर्य ने बड़ी मात्रा में रक्तपात किया था, ब्लड शेड किया था। बात समझ में आ रहा है? बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को मार डाला था। जब इसने बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को मारा तो उसमें बड़े भाई सुशीम को भी मारा था। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? चंडाल कहते हैं। और ये सब करने में 4 साल का गैप, 4 साल का समय लग गया, इसलिए गैप नज़र आता है। अब हुआ क्या कि जब अशोक मौर्य अपने भाइयों के साथ में फाइट कर रहा था, तो यहाँ पर एक इलाका है जिसको तुम पहले भी पढ़ चुके हो, ये वाला इलाका, ये तुम्हें नज़र आ रहा होगा, ये कलिंग है, ये कलिंग है। और तुम देखो कि ये है पाटलिपुत्र, जहाँ पे अशोक मौर्य बैठे हुए हैं, जहाँ पे मौर्य के दूसरे जो सक्सेसर हैं वो बैठे हुए हैं, और उसी के जस्ट बगल में कलिंग है। समझ में आ रहा है? कलिंग इस बात को देख रहा था कि मौर्यंस बिजी हैं, आपस में लड़ रहे हैं, और ये सही मौका है कि अपने आप को आज़ाद करने का। वैसे तुम्हें बता दें कि मौर्यंस के कंट्रोल में कलिंग बहुत पहले से है। अगर तुम्हें कहानी याद होगी नंदास की, तो नंदास ने कलिंग पर कैप्चर कर लिया था। इसका मतलब मौर्यों के पावर में आने के पहले ही कलिंग मगध का पार्ट हुआ करता था। समझ में आ रहा है? मगध जो है उसने कलिंग पर पहले ही कंट्रोल कर लिया था। कलिंग हमेशा से मगध का पार्ट रहा था, मतलब जब एक्सपेंशन शुरू हुआ था। बात समझ में आया? तो ये आज़ाद हुआ है, इसने विद्रोह किया है। कलिंग ने अपने आप को डिक्लेयर किया है, मतलब ये इलाका ऑलरेडी जीता हुआ था। इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया है कि भाई हमारा मौर्यन से कोई मतलब नहीं है। इसने क्या किया है? अपने आप को इंडिपेंडेंट किया है। कैसे? रिवोल्ट करके। बात समझ में आया? इसका मतलब ये ऑलरेडी हाथ में था, तो अलग हो गया, जबरदस्ती अलग हो गया। कलिंग अलग हो रहा था,
अशोक मौर्य देख भी रहे थे, बट अशोक ने कहा कि कलिंग को अभी जाने दो, अभी हमारा फुल फोकस होना चाहिए कि कैसे हम सिंहासन पे बैठ सकते हैं, एक बार हम पावर में आ जाएं फिर कलिंग को बताते हैं। इसीलिए देखिए 4 साल में अपने भाइयों को एलिमिनेट किया और लास्टली आखिर में ये 269 बीसी में ही पावर में आया। पावर में आने के बाद, चूंकि आप जानते हो कितना बड़ा साम्राज्य है, इतना बड़ा एम्पायर है, इतने बड़े एम्पायर को मेंटेन भी तो करना पड़ेगा। आपने थोड़ा सा लार्ज स्केल पे लोगों को मारा है, उन्हें कन्विंस भी करना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी संभालना होगा, सब कुछ संभाल समूल के जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, तब अशोक मौर्य ने तय किया कि हम कलिंग पर हमला करेंगे। देखो, कलिंग पर हमला करना बहुत ज़रूरी था। इमेजिन करके देखो, तुम्हारा पड़ोसी है, तुम इतने बड़े साम्राज्य को बना के बैठे हो, मतलब आज का पूरा बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश तुम्हारा, ये अफगानिस्तान तुम्हारे एरिया में आता है, और तुम्हारी राजधानी के बिल्कुल जस्ट बगल में, सर पे बैठा है, मगध के जस्ट बगल में बैठा है कलिंग। तुम अपना पड़ोसी संभाल नहीं पा रहे हो, इतना बड़ा साम्राज्य चला लोगे? नहीं चला पाओगे। ये रॉन्ग मैसेज जाएगा। अगर कलिंग यहाँ की जगह पे, यहाँ किसी किनारे पे होता तो शायद अशोक को इतनी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बिल्कुल जस्ट बगल में है। अगर बगल में बैठा आदमी नौटंकी करेगा तो कैसे काम चलेगा? अगर सप्रेस नहीं करोगे तो गलत मैसेज चला जाएगा कि अरे ये तो ऐसे ही है। इसलिए अशोक ने तय किया कि कलिंग को सबक सिखाना बेहद ज़रूरी है। बात समझ में आया? इसीलिए अशोक ने 8 साल वेट किया, और 8 साल के बाद, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ कि अशोक मौर्य पावर में कब आए हैं। अशोक मौर्य पावर में आए हैं 269 बीसी में, तो 8 साल वेट किया, तो 8 माइनस कर दो तो 261 बीसी हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि अशोक मौर्य ने पावर में आने के 8 सालों के बाद कलिंग पर हमला किया। और जब कलिंग पर हमला किया, इस कलिंग पर हमला किया, तो इस कलिंग पर हमला करने के बाद पूरे कलिंग को बर्बाद कर दिया, पूरा कलिंग बर्बाद कर दिया, पूरा कलिंग। समझ में आ रहा है? कहते हैं कि इस समय कलिंग का जो राजा था उसका नाम था नंदराज। बहुत लिमिटेड सोर्स में लिखा है, उसमें वहाँ का जो राजा था उसका नाम था नंदराज। बट जब हमला किया है तो इतने ब्रुटैलिटी के साथ हमला किया है कि पूरे कलिंग को रौंद कर रख दिया। समझ में आया? पूरा कलिंग रौंद कर रख दिया उसने। अशोक मौर्य ने लिखा है, अशोक मौर्य ने लिखवाया है अपने इंस्क्रिप्शंस में। अशोक मौर्य ने जब कलिंग पर हमला किया था, तो कलिंग पर हमले का जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो अशोक मौर्य के कलिंग पर जो हमला है उसका इन्फॉर्मेशन मिलता है अशोक मौर्य के 13th मेजर इंस्क्रिप्शन से मिलता है, 13वां वृहद शिलालेख। अभी मैं पढ़ाऊँगा आपको अभिलेख अलग से, यहाँ पे नहीं पढ़ाऊँगा बच्चे, अभी इसके बाद पढ़ाऊँगा। 13th मेजर इंस्क्रिप्शन या 13वां वृहद शिलालेख। आसान से, अगर आसान भाषा में मैं लिखूं तो देखो, आसान भाषा में समझो। वृहद मतलब होता है बड़ा, शिला मतलब होता है पत्थर, बड़ा सा पत्थर। चूँकि बड़े से पत्थर पे लिखा है तो क्या बोलेंगे? वृहद शिलालेख। और इस बड़े से पत्थर पर 14 अलग अलग पैराग्राफ लिखे हुए थे, उसमें पैराग्राफ नंबर 13 से जानकारी मिलती है, इसलिए कहते हैं 13th वृहद शिलालेख या 13 वृहद शिलालेख या 13th मेजर रॉक एडिक्ट। बात समझ में आया कि नहीं आया? या मेजर रॉक एडिक्ट भी कह सकते हो और इंस्क्रिप्शन भी कह सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी में वो कहता है कि मैंने कलिंग पर हमला किया था और मैंने 1 लाख लोगों को मरवा दिया। यस, 1 लाख लोगों को मरवा दिया, 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया, और उससे भी ज़्यादा लोगों को बर्बाद कर दिया। एक तरह से पूरे कलिंग को एलिमिनेट कर दिया। और कलिंग के अंदर इतनी ब्रुटैलिटी करना क्यों ज़रूरी था, समझ में आया? क्योंकि वही बगल में है। अगर बगल में तुमसे संभल नहीं पा रहा, इतना बड़ा साम्राज्य कैसे समझाओगे? इसलिए मैसेज सही देना बहुत ज़रूरी था, इसलिए कलिंग के अंदर इतनी ब्रुटैलिटी की। अब अगर आप ध्यान से देखोगे कि जब अशोक मौर्य ने कलिंग को जीत लिया, तब अशोक मौर्य के पास कुछ बचा जीतने के लिए? नहीं। भारत का पूरा इलाका अशोक के हाथ में है। इधर क्या बोलते हैं, बांग्लादेश का, ये बांग्लादेश, इधर माफ़ कीजिएगा, ये जो बांग्लादेश वाला इलाका है वो भी हमारे हाथ में था। नेपाल वाला इलाका वो भी हमारे हाथ में था। पाकिस्तान वाला इलाका हमारे हाथ में था। अफगानिस्तान वाला इलाका हमारे हाथ में था। आप बोलोगे सर जी नीचे वाला इलाका नहीं है? नहीं, नीचे वाले इलाके पे हमला किया था बिंदुसार जी ने, बट बिंदुसार जी को समझ में आ गया था कि इस इलाके पे कब्जा करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। यहाँ से रुपया मिलेगा 2 रुपया, क्योंकि हम बैठे हैं यहाँ पर और ये बहुत दूर है, यहाँ से कोई आर्थिक लाभ नहीं होता था उस ज़माने में। इसलिए यहाँ से कमाई होगी 2 रुपया
और खर्चा होगा 10 रुपया, तो लॉस है ना। और इधर से कोई बड़ा हमला भी नहीं हो सकता। इसीलिए इस इलाके पे बिंदुसार जी ने हमला किया था, बट इस इलाके को जीत कर फिर उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि साम्राज्य की पहली शर्त क्या होती है? नफ़ा नुकसान। समझाया था मैंने तुमको, प्रॉफिट एंड लॉस पे चलता है। इसीलिए इस इलाके में कोई दिलचस्पी थी नहीं मौर्यंस को, इसीलिए उन्होंने इस इलाके पे इतना ज़्यादा फोकस ही नहीं किया। इसलिए मौर्यंस की जो लास्ट सीमा है वो यहाँ पर है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर सोने की खदान है। बात समझ में आया कि नहीं आया? लेटर ऑन फिर यहाँ डेवलपमेंट शुरू होगा। इसीलिए आप देखोगे कि अशोक मौर्य के पास जीतने के कुछ बचा नहीं था। पूरा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे समझो, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, पूरा अफगानिस्तान, सब अशोक मौर्य के हाथों में था। और अशोक मौर्य को पता है कि अगर हमने अब अफगानिस्तान के भी आगे हमला करने की कोशिश की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वही हश्र होगा जो सिकंदर का हुआ था। सिकंदर क्या कर रहा था? सिकंदर जब हमला करता था आगे, तो पीछे वाले इलाके उसके हाथों से निकल जाते थे। इसीलिए अशोक ने तय किया कि हम सिकंदर जैसी गलती नहीं करेंगे, हम रुकेंगे। और हमारे पास अब जीतने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन था नहीं उस ज़माने में। ट्रांसपोर्टेशन मतलब आना जाना नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, कैसे कांटेक्ट करते, कैसे इतने बड़े इलाके पे कंट्रोल कर सकते। इसीलिए फिर मॉरियंस ने तय किया कि वो और हमला नहीं करेंगे। इसीलिए देखो, आप सुनते हो ना कि जब कलिंग का विजय हुआ, तो कलिंग विजय के बाद में अशोक मौर्य का हृदय परिवर्तन हो गया। और हृदय परिवर्तन होने के बाद अशोक मौर्य ने तय किया कि उन्होंने फिर कभी हमला नहीं करना है ना। उन्होंने कहा था कि मैं भेरी घोष नहीं करूंगा। भेरी घोष मतलब होता है क्षेत्र विजय। मैं एरिया को नहीं जीतूंगा, बल्कि मैं लोगों के हृदय को जीतूंगा। ये बात उन्होंने बोली थी ना, वो इसलिए बोली थी क्योंकि उनके पास ऑलरेडी साम्राज्य है। उनको पता है कि एक्सपेंशन की पॉलिसी उनके साम्राज्य के लिए खतरा है। बात समझ में आ रही है? अब यहीं पर एक लाइन समझ लो, ज़रूरी है। अशोक को महान इसीलिए कहते हैं, अशोक चाहते तो इसके आगे भी एक्सपेंशन कर सकते थे। उनके पास एक बहुत बड़ी सेना थी। उस समय के जो थिंकर्स है वो कह रहे थे कि राजा वो अच्छा होता है जो अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड करता है। इसके बावजूद भी उस आदमी ने कहा कि हमें युद्ध नहीं करना है, जो हमारा इलाका है हम वहाँ पे लोगों का जीवन बेहतर करेंगे। जियो और जीने दो, लिव एंड लेट अदर लिव। अपनी पावर के पीक पे होने के बाद भी, अपनी सत्ता के चरम पे होने के बाद भी अपनी तलवार अपनी मयान में वापस रख ली। और वहीं ब्रिटेन ने जब अपनी सत्ता के चरम पे था तो और पाने की चाहत में हम और कॉलोनीज़ पे कब्जा कर लें, हम और कॉलोनीज़ पे कब्जा कर लें, दुनिया को एक बार नहीं बल्कि दुनिया को दो बार विश्व युद्ध में झोंक दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तबाही पूरी यूरोप ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी, तब जाके ब्रिटेन शांत हुआ। और यहाँ महान सम्राट अशोक मौर्य अपने पावर के पीक पे थे, फिर भी उन्होंने तय किया कि नहीं, वो युद्ध नहीं करेंगे। और ऐसा कोई एग्जाम्पल भी दुनिया में कहीं नहीं था। इसीलिए अशोका द ग्रेट हैं। समझ में आया? उन्होंने ना किया युद्ध को, जबकि सब कह रहे युद्ध करो, वो कह रहे नहीं, युद्ध नहीं होगा। बलशाली थे, योग्य थे, फिर भी ना किया। इसीलिए अशोका को महान कहते हैं। अब अशोका इस बात को समझते हैं कि इतना बड़ा ऑलरेडी हमारे पास एम्पायर है। अब इतने बड़े एम्पायर में केवल हम सबको धमका के रखेंगे तो बात नहीं चलेगी ना, कि भाई तुम शांत बैठो, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर है, चीज़ों को मेंटेन करना ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि सभी लोग खुद से शांत हो जाएं। इसीलिए इन्होंने तय किया कि इस पूरे इलाके में वो क्या करेंगे, वो एक ऐसी पॉलिसी अपनाएंगे ताकि इंसान खुद से शांत रहे, खुद से नैतिक रहे, खुद से एक दूसरे का साथ दे। क्योंकि सब एक दूसरे का साथ देंगे, सब खुश रहेंगे, तो हमें फोर्स का इस्तेमाल कम से कम करना पड़ेगा और साम्राज्य हमारा, एम्पायर हमारा लंबे समय तक रन करेगा। और इसीलिए उन्होंने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जिसे कहते हैं धम। जिसे क्या कहते हैं? धम। और यही अशोक मौर्य के जीवन का तीसरा फेस है जिसे कहते हैं धम्माशोक, धम को मानने वाला अशोक। समझ में आ गया? अब यहाँ पे सवाल उठता है कि धम्म है क्या? यहाँ पे सवाल उठता है कि धम्मा है क्या? धम्मा क्या है? धम्मा क्या है? धम्मा का तुम ध्यान दोगे तो ये धर्म है, क्योंकि ये पाली वर्ड है और पाली भाषा में हमेशा आर साइलेंट रहता है, तो ये धर्म है। और यहाँ पे जो धर्म है ये बता रहा है, बेसिकली धम्मा जो है वो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है। मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है, नैतिक आचार संहिता है। ये नैतिक आचार संहिता है। ये क्या है? नैतिक आचार संहिता है। ये मोरालिटी की बात करता है, एथिक्स की बात करता है।
नैतिकता की बात करता है। ये बताता है कि तुम्हें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। धर्म भी तुमको ये सिखाता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दया करो, दान करो, दया करो, दान करो, करुणा रखो, छोटों से प्रेम से बात करो, बड़े से सम्मान से बात करो, किसी का हिस्सा मत मारो, चोरी मत करो, किसी के बारे में गलत मत सोचो। ये तो सिखाता है। इमेजिन करके देखो, इमेजिन करके देखो, अगर तुम इस पॉलिसी को अडॉप्ट करोगे, तुम जीवन में हर चीज़ सही करोगे और गलत कुछ भी नहीं करोगे, तो तुम एक व्यक्ति हो, तुम एक इंडिविजुअल हो। तो तुम्हारा कैरेक्टर कैसा हो जाएगा? तुम्हारा कैरेक्टर हो जाएगा शांत। तुम्हारा कैरेक्टर कैसा हो जाएगा? शांत, क्योंकि तुम तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे हो। और एक व्यक्ति शांत हो जाएगा तो धीमे 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 बाकी लोग भी शांत हो जाएंगे, तो धीमे धीमे बाकी सोसाइटी के लोग भी शांत हो जाएंगे, और बाकी सोसाइटी के लोग शांत हो जाएंगे तो धीमे धीमे पूरा स्टेट शांत हो जाएगा, और स्टेट शांत हो जाएगा तो धीमे धीमे पूरा का पूरा साम्राज्य शांत हो जाएगा। इसीलिए अशोक मौर्य ने अपने पूरे साम्राज्य में शांति की पॉलिसी, शांति की नीति अपनाने की बात रखी थी। बात समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखिएगा, अशोक मौर्य ने शांति की नीति अपनाई थी। अब अशोक मौर्य की धर्म संबंधी इस पॉलिसी पे बहुत बड़ा एनालिसिस होता है, वो हम किसी और क्लासेस में करेंगे। इसका एनालिसिस होता है कि वास्तव में अशोक मौर्य का जो धर्म है, क्योंकि आप कहते हो ना कि अशोक मौर्य का जो धर्म है, वो जो आइडिया है ना, ये आइडिया है वो कहाँ से इंस्पायर है? ये कहाँ से इंस्पायर है? ये बुद्धिज़्म से इंस्पायर है। कहाँ से इंस्पायर है? ये बुद्धिज़्म से इंस्पायर है, बुद्धिज़्म से। ये लिखते हैं कि जो धम्म की डेफिनेशन है, धम्मा की डेफिनेशन है, धम्मा की डेफिनेशन है, ये बौद्ध धर्म की किताब है राहुलोवाद। राहुलोवाद, ये राहुलोवाद से ये डेफिनेशन डिराइव की गई है, ली गई है कि दया करो, दान करो, करुणा रखो, जीवन में करने योग्य कार्य करो, जीवन में ना करने योग्य कार्य मत करो। परंतु अगर तुम ध्यान से देखोगे, यही बात तो तुमको मैं हल्का सा बता दे रहा हूँ, हिंट कर दे रहा हूँ, यही बात तो बच्चे जैनिज्म में भी कही गई है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, है ना। और यही बात उपनिषद में बोली गई है, हिंदू धर्म में बोली गई है। ज्ञान, अर्थ, उपनिषद, ज्ञान, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन को ऐसे जीना चाहिए जैसे उत्तम सारथी अपने रथ को सही मार्ग पर रखता है। याद करो, यही बातें बोली थी, यही बात वरुण देवता ने बोली थी। इसका मतलब अगर तुम आसान भाषा में देखोगे या सतही देखोगे, ऊपर ही ऊपर देखोगे, तुम्हें लगेगा कि अशोक मौर्य के धर्म संबंधी विचार बुद्धिज्म से हैं। बट अगर तुम देखोगे तो वो जैनिज्म से भी रखते हैं और उपनिषद से भी, है ना। क्योंकि अगर तुम और देखोगे तो उपनिषद के ही तो आइडिया रिफाइन होके, उपनिषद के आइडियाज़ को रिफाइन करके बुद्ध और महावीर स्वामी ने अपने आइडियाज़ रखे थे कि नहीं रखे थे, उन्हीं आइडियाज़ को रिफाइन करके आसान भाषा में। इसीलिए जो चीज़ बुद्धिज्म से इंस्पायर है वही चीज़ उपनिषद से भी इंस्पायर है। ठीक है, ध्यान रखना। मैं तुम्हें लार्जर स्केल पे बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन कभी इस लेवल पे भी आए तभी तुम समझ पाओ। अब अशोक मौर्य की जो पॉलिसी है बहुत शानदार है, बट अशोक मौर्य को पता है कि पॉलिसी अपनाने से काम नहीं चलता, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उसने तय किया कि वो शैव धर्म को छोड़ देगा और बौद्ध धर्म को अपना लेगा, क्योंकि बौद्ध धर्म उस समय ज़्यादातर लोग मानते थे। तो अशोक को लगता था कि अगर मैं भी बौद्ध धर्म को अपना लूँगा तो लोग कहेंगे कि हमारे धर्म का आदमी है, हमारे विचार का आदमी है, तो उसकी पॉलिसी ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएगी। इसीलिए एक विद्वान है उपगुप्त, 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 उसी उन्हीं उपगुप्त की सहायता से, उन्हीं उपगुप्त की सहायता से इन्होंने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया था, शैविज़्म को छोड़ के। बात समझ में आया कि नहीं आया? इधर क्या होता है कि जब इन्होंने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर लिया और अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया, तो कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने कहा कि हम अशोक मौर्य, हम तुम्हारी इस पॉलिसी को नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे, हम तुम्हारी पॉलिसी क्यों माने, तुम कौन होते हो। तो अशोक ने कहा कि देखो, मैं देवा नाम प्रिय हूँ, देवा नाम प्रिय हूँ। यहाँ पे देवा नाम प्रिय का मतलब समझो, देवा नाम प्रिय, मैं देवताओं का प्रिय हूँ, देवताओं का प्यारा हूँ। अब देवताओं का प्यारा हूँ तो जो कुछ भी करूँगा देवताओं कहने पे करूँगा, और देवता कुछ गलत कह सकते नहीं, तो मेरी बात मानो, क्योंकि मैं भी कुछ गलत कह सकता नहीं हूँ। देख रहे हो कि अशोक ने अपने आप को देवताओं के साथ में जोड़ा, ईश्वर के साथ अपने आप को डिवाइन ओरिजिन बताने की कोशिश की।
ईश्वर का बंदा हूँ, ताकि लोग इसके काम पे सवाल ना उठाएं। देवा नाम प्रिय बोला। लोगों ने कहा हम देवताओं को नहीं मानते हैं। बोला कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा प्यारा हूँ, मैं प्रिय दर्शी हूँ, मैं प्रिय दर्शी हूँ। प्रिय मतलब होता है प्यारा, दर्शी मतलब होता है दर्शक, दर्शक मतलब होता है जनता। मैं तुम्हारा जनता, मैं जनता का प्रिय हूँ, तो प्रियदर्शी हूँ। अब तो मेरी बात मानो। बात समझ में आया? तो इसलिए देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी की उपाधि ली, ताकि लोगों को अपनी बातें मनवा सके। साम दान दंड भी सिंपल सी बात है। अब इसी बीच में क्या हुआ कि अशोक मौर्य ने जब इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया, लोगों को समझाया कि तुम्हें शांति से जीवन जीना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। अब ऐसे में क्या हुआ कि जो एमपी वाला बेल्ट है, यहाँ पे ट्राइबल लोग रहते थे, आदिवासी इनकी बातें अक्सर नहीं मानते थे। अशोक मौर्य की बातों को मानने से अक्सर मना कर देते थे, क्योंकि होता क्या था कि अशोक मौर्य ने बार बार बोला था कि एनिमल किलिंग नहीं करनी है, जानवरों को मारना नहीं है। और ये हैं आदिवासी, और आदिवासी अगर जानवरों को नहीं मारेंगे तो वो खाएंगे क्या? समझ में आ रहा है? अगर जानवर को नहीं मारेंगे तो वो खाएंगे क्या? खाने की बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, तो उनके सर्वाइवल का इशू आ जाएगा। तो वो बार बार, क्योंकि देखो तुम एक जगह बैठे हुए हो, वो उनका जीवन अलग है, तुम्हारी सोच तुम दूसरों पर लागू करोगे तो नुकसान तो होगा ही होगा। इसीलिए बार बार ट्राइबल लोग, जिनका नाम था आठवेक, जिनका नाम क्या था आठवेक, बेटा फेविक्विक कितने का आता है? 5 रुपये का। अब कितने का आएगा? 8 रुपये का। ऐसे आठवेक लोग थे जिन्होंने मना कर दिया था। अशोक मौर्य काफ़ी भड़क गए थे। अशोक मौर्य ने कहा था कि अगर आठवेक को तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने तलवार सिर्फ रखी है, चलाना बोला नहीं हूँ, काट डालूंगा। समझ में आ रहा है? किसी भी सूरत में मेरी बात को मानने से मना मत करना, ठीक है? इसीलिए साम दाम दंड भेद करके अशोक मौर्य ने अपने पूरे एम्पायर में पीस मेंटेन करने की कोशिश की है। और इस घटना की जो इन्फॉर्मेशन मिलती है आर्टिक वाली, वो कहाँ से मिलती है? इस घटना की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है इसी अभिलेख से, 13th मेजर इंस्क्रिप्शन से इस घटना की हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। अशोक मौर्य को ये बात पता है कि केवल इस पॉलिसी को अपनाकर हम इतने बड़े एम्पायर में पीस मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग भी तो रहते हैं। यहाँ पे बुद्धिज़्म भी है, जैनिज़्म भी है, आजीवक बिंदुसार के समय से काफ़ी पॉपुलर हो गए थे, वो भी हैं, है ना? हिंदू धर्म के भी लोग हैं। सबको खुश करना होगा, इसीलिए इसने कुछ काम किए। जैसे कहा ब्राह्मणों का सम्मान करो, जहाँ दिखे पाँव छुओ, मतलब रिस्पेक्ट करो। बट कहा कि कर्मकांड मत करो, कर्मकांड नहीं, क्योंकि कर्मकांड की मनाही तो उपनिषदों में भी तो है। कर्मकांड की मनाही, यज्ञ की मनाही तो उपनिषदों में भी थी। लेकिन कहा कि कर्मकांड मत करो, बट जहाँ ब्राह्मण दिखे सम्मान करो। ब्राह्मण सम्मान नाम ब्राह्मण खुश। अशोक मौर्य तो बड़ा अच्छा आदमी है। बात समझ में आ रहा है? जैन धर्म को दान दक्षिणा किया। उसके बाद में जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, तो बौद्ध धर्म, क्योंकि काफ़ी बवाल काट दिया था, पढ़ाया था ना बुद्धिज़्म में, इस समय काफ़ी सारे बुद्धिज़्म जो है वो लड़ाई झगड़े हो गए थे, तो बुद्धिज़्म की काउंसिल बुलाई अपने यहाँ राजधानी पाटलिपुत्र में, और धमकाए। किसी ने भी बौद्ध धर्म को तोड़ने की कोशिश की, बेटा तोड़ेंगे तुमको कायदे से। बताया था ना, कहानी सुनाई थी मैंने आपको। 3 धर्म मेंटेन कर लिए। फिर कौन आए? आजीवक जो कि फिर से बहुत सालों के बाद लाइमलाइट में आ गए थे, मुख्य धारा में आ गए थे, तो उनके लिए विशेष काम किया। उनके लिए क्या किया? ये जो बिहार का इलाका आप देख पा रहे हो, ये बिहार का, यहीं पर तुमको नज़र आएगा बराबर केव्स। बिहार में है बराबर की पहाड़ियाँ, बराबर हिल। और जो बराबर की पहाड़ियाँ हैं बच्चे, वो बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं, इसकी एक इमेज मुझे और दिखानी चाहिए थी, बट अब वो इमेज हम लाई नहीं है। इसको मैं, ये सामने से एंगल है, किसका एक और एंगल है ना? कभी मैं आर्ट एंड कल्चर वाला बैच लाऊंगा तो उसमें देखना कि आर्ट एंड कल्चर के अंदर देखा कैसे जाता है, नज़रिया क्या होता है। तुम्हारी आंखें जो हैं, हिस्ट्री को देखने का जो नज़रिया है वो तुम्हारा चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आंखें वही रहेंगी, बट तुम्हारा देखने का जो नज़रिया होता है बच्चे, वो चेंज होगा, वो चेंज होना ज़रूरी है। फिर देखना तुम्हें कितना आसान नज़र आएगा। देखो ये क्या है? बिहार का इलाका है। कैसा इलाका है बच्चे? बिहार का इलाका है। और बिहार में बराबर हिल्स हैं। कौन सी हिल्स हैं बच्चे? बराबर हिल्स हैं, बराबर की पहाड़ियाँ हैं। और जो बराबर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ अशोक मौर्य ने 3 गुफाएं बनवा कर दी थी। 3 गुफाएं बनवा के दी थी आजीवक संतों को। बेटा अब यहाँ पर तुमको एक बात मैं तुमको बहुत ध्यान से बताता हूँ, तुम ध्यान सुनना। पहले इसके नाम जान लो।
और फिर इसका हल्का सा तुम इसका इम्पोर्टेंस भी जान लो। एक पहले इसका नाम जान लो, फिर इसका इम्पोर्टेंस जान लो, दोनों काम तुम्हारा ज़रूरी है। पहले मैं तुम्हें इसका इम्पोर्टेंस बताता हूँ। अगर पहाड़ है, पहाड़ है और हम कह रहे हैं कि अशोक मौर्य ने उसमें 3 गुफाएं बनवा के दी हैं, इसका मतलब क्या है? पहाड़ को काटा होगा और पहाड़ को काट कर उसको आकार दिया है, रहने लायक बनाया है। इसका मतलब रॉक को क्या किया है? कट किया है और उसको एक शेप दिया है। इसीलिए बराबर हिल्स किस कैटेगरी में आएगा? ये रॉक कट आर्किटेक्चर में आएगा कि नहीं आएगा? किसी दिन एग्जामिनर ने पूछ लिया कि जो बराबर के केस हैं वो रॉक कट आर्किटेक्चर का पार्ट हैं, स्टेटमेंट में आ गया, तब कैसे करोगे? हिंदुस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि पहाड़ को काटकर गुफा बनाने की शुरुआत हो रही है। इससे पहले भारत में कभी भी नहीं हुआ था। और फिर आगे जाके देखिए, गुफा, पहाड़ काट के गुफा बनाने की जब प्रथा शुरू होगी तो आगे जाके अपनी सत्ता के चरम पे पहुंचेगी एलोरा में, जब कैलाश टेम्पल बनेगा। समझ में आया? ध्यान रखिएगा। अब इसका इंपॉर्टेंस हो गया। नाम देखो, 3 गुफाएं बनवा के दी थी। नाम क्या क्या है? सुदामा, नाम याद रखना, सुदामा, सुदामा है। और उसके बाद में विश्व झोपड़ी है, सुदामा है, विश्व झोपड़ी है। बेटा हिंदी इंग्लिश में नाम कॉमन रहेगा, विश्व झोपड़ी है। और तीसरा नाम है कर्ण चौपार। क्या नाम है? कर्ण चौपार। अब तुम्हें याद कैसे रहेगा? आसान तरीका है बच्चे। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के मित्र कौन थे? सुदामा। सुदामा जी रहते कहाँ थे? एक साधारण सी झोपड़ी में रहते थे। फिर वो हमारे वासुदेव श्री कृष्ण से मिलने गए थे क्योंकि उनके मित्र थे। वो जानते थे कि वासुदेव श्री कृष्ण से मांग लेंगे वो सब कुछ मिल जाएगा, पर उन्होंने कुछ नहीं मांगा। और भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उनको सब कुछ, वो तो आराध्य हैं, उनको सब कुछ पता था। तो जब वो बिना मांगे चले गए तो उन्होंने विश्वकर्मा जी को बनाया। विश्वकर्मा जी बेसिकली संसार का वो जो हर चीज़ बनाते वो विश्वकर्मा जी हैं। तो विश्वकर्मा जी को बुलाया, विश्वकर्मा जी को बोला कि सुदामा के पहुंचने से पहले उसका जो घर है वो मेरे महल जैसा बना दो। तो वो झोपड़ी थी, वो क्या बन गई? विश्व झोपड़ी बन गई। और उसी महाभारत में महारथी कर्ण भी थे, दानवीर कर्ण थे, याद रखिएगा। यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया आपको कहानी? भूलना नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ कि गौतम बुद्ध, अब क्या हुआ कि महान सम्राट अशोक मौर्य ने अपने अलग अलग धर्मों को कन्विंस किया। इसके बाद उनको पता है कि केवल बातचीत करने से बात नहीं चलेगी, हमें अपने एम्पायर के अलग अलग हिस्सों को घूमना भी पड़ेगा, है ना? घूमना पड़ेगा कि नहीं घूमना पड़ेगा? इसीलिए घूमना पड़ेगा। इसीलिए वो मगध में जब वो थे, पाटलिपुत्र में थे, तो पाटलिपुत्र से वो चले गए सबसे पहले बोध गया। वो कहाँ गए? बोध गया। अपने शासनकाल के 10वें वर्ष वो बोध गया जाते हैं। फिर वो नेपाल भी जाते हैं। नेपाल अपने शासनकाल के वो 14वें वर्ष 14th ईयर वो नेपाल जाते हैं। और नेपाल में जगह का नाम है निगाली सागर, वो वहाँ भी जाते हैं। फिर नेपाल दूसरी बार फिर जाते हैं 21st, जब इनका ईयर था एडमिनिस्ट्रेशन का, 21वें साल ये 20वें 21वें साल ये नेपाल जाते हैं। और नेपाल में उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। उसी लुम्बिनी जाते हैं और उसी लुम्बिनी में एक इंस्क्रिप्शन लिखवाते हैं रुमनदेई में। रुमनदेई लुम्बिनी के पास है, रुमनदेई में एक इंस्क्रिप्शन लिखवाते हैं जिसको हम रुमनदेई इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, जिसको हम लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। और उसी रुमनदेई इंस्क्रिप्शन में ये लिखते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो कभी पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ये हमें किसके इंस्क्रिप्शन से पता चलता है? अशोक मौर्य के। वो भी किस इंस्क्रिप्शन से? रुमनदेई या फिर लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। और वो कहते हैं कि चूँकि ये बड़ा ही पवित्र जगह है, इसलिए बहुत ही होली प्लेस है, इसलिए मैं यहाँ का जो टैक्स है जो करीबन 1/6 है उसे घटाकर मैं 1/8 कर दे रहा हूँ। 1/8 कम होता है, ध्यान रखिएगा। और ये सारे काम करते हुए फाइनली 232 BC में महान सम्राट अशोक मौर्य की डेथ हो जाती है। समझ में आए? सारे इनके एक्शन समझ में आए? अब महान सम्राट की जब डेथ हो जाती है तो महान सम्राट की डेथ के बाद अब सवाल उठता है कि अब पावर में कौन आएगा? तो याद रखिएगा कि इनकी डेथ के बाद पावर में आते हैं इनके बेटे, जिनका नाम है कुणाल। कूड़ा आदमी है, ऐसे याद करने का तरीका है। कूड़ा आदमी, कमज़ोर शासक कूड़ा आदमी है।
और कुणाल के बारे में याद रखिएगा, ये जैन धर्म के फॉलोवर थे, ये जैनिज्म के फॉलोवर हुआ करते थे। कुणाल की बात करें तो कुणाल के मरने के बाद जो मौर्यन एम्पायर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, क्योंकि जब व्यक्ति कमज़ोर होता है, एम्पायर को संभाल नहीं पाता है, तो वो ब्रेक हो जाता है। ऐसे ही हुआ, मौर्यन एम्पायर ब्रेक हो गया। एक पे कुणाल का एक बेटा बैठा, इसका नाम क्या है, संप्रति। संप्रति। अब संप्रति बैठा और दूसरे हिस्से पे कौन बैठा, दशरथ बैठा। दशरथ बैठा। अब समस्या क्या है कि ये दोनों कौन है, अशोक के ग्रैंडसन हैं। तो कौन कौन से अशोक के ग्रैंडसन हैं जो पावर में आए थे, संप्रति और दशरथ आए थे। बट संप्रति हमारे काम के नहीं है, छोड़ दो इनको। हमारे काम के दशरथ हैं, क्योंकि दशरथ को लगता था कि जैसे हमारे दादाजी का बड़ा नाम था, वैसे हम भी नाम कमा सकते हैं। इसलिए दशरथ ने भी क्या किया, दशरथ ने जैसे अशोक मौर्य ने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया था, इन्होंने भी बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने खुद को देवा नाम प्रिय कहा था, इन्होंने भी अपने आप को देवा नाम प्रिय कह दिया। उन्होंने आजीवकों के लिए काम किया था, इन्होंने भी आजीवकों के लिए काम किया और 2 गुफाएं बनवा के दी। नागा अर्जुन, एक का नाम है गोपी गुफा और एक का नाम है लोमशशि गुफा। एक का नाम है गोपी केव और एक का नाम क्या है, लोमेश ऋषि केव। मेरी बात समझ में आ रही है। पर इस तरह के, चलो अब गोपी याद है ना, 7 दीवाना साथिया कलर्स पे आता था, उस पर स्टार प्लस पे आता था, गोपी बहू। और लोमेश विमेश WC बनर्जी, विमेश चंद्र बनर्जी, वहाँ से याद कर लेना। इसके बाद में मौर्यन एम्पायर, इन सब काम करने से मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन रुका नहीं और धीमे धीमे मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन करता चला गया। और आगे जाके जब मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर आए जिनका नाम था वृहदत्त, तो वृहदत्त ये लास्ट रूलर हैं। और जब वृहदत्त रूल कर रहे थे तो इनका जो कमांडर इन चीफ हुआ करता था, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। इनका नाम क्या था, पुष्यमित्र शुंग। और इसी पुष्यमित्र शुंग ने हुआ क्या था कि वृहदत्त सेना को देखने आए थे कि कैसा चल रहा है। धीमे से तलवार निकाली और वहीं पर ही वृहदत्त को मार दिया। और वृहदत्त को मारने के साथ ही मौर्य साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर ख़त्म किया। और इसी पुष्यमित्र शुंग ने मगध के ऊपर एक नई डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया, इसका नाम है शुंग डायनेस्टी। समझ में आ गया। और शुंग डायनेस्टी पावर में कब आ रही है, 185 BC में आ रही है, 2nd सेंचुरी BC में आ रही है, 2nd सेंचुरी BC में आ रही है, जिसका फाउंडर कोई और नहीं बल्कि पुष्यमित्र शुंग है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, आसान भाषा में। मेरी बात समझ में आ रही है। आसान भाषा में समझाना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो बात बनती नहीं। 1 सेकंड का समय दीजिए, मैं पानी पी लूँ, गला दर्द हो रहा है। प्यारे दोस्तों, अब हमने आपको मॉडर्न एम्पायर इतनी आसान भाषा में समझाया है, इतना डिटेल में बताया, इतना आसान भाषा में बताया। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपके बहुत सारे थॉट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ अशोक मौर्य के 2 डायमेंशन और आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि 2 डायमेंशन ऐसे हैं जहाँ से लगातार क्वेश्चन आते हैं और हम उस पर अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। एक होते हैं मौर्यन एम्पायर के इंस्क्रिप्शन, अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है, पहला डायमेंशन, और दूसरा है उनका एडमिनिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट हम लोग कवर करेंगे मौर्यन इंस्क्रिप्शंस के ऊपर। लेट्स स्टार्ट विद मौर्यन इंस्क्रिप्शंस। अगर मौर्यन इंस्क्रिप्शंस के बच्चे ध्यान दोगे तो मैं आपको कुछ पहले बेसिक बातें बताता हूँ। अगर मैं बेसिक बातें नहीं समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं अभी 10-15 मिनट लगेगा समझाने में, लेकिन समझो, ज़रूरी है। एक शब्द होता है इंस्क्रिप्शन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था। इंस्क्रिप्शन
और एक होता है रॉक एडिक्ट, इसे कहते हैं अभिलेख, और एक होता है शिलालेख। देखने में ये शब्द एक जैसे हैं पर टेक्निकली दोनों अलग हैं। देखने में शब्द एक जैसे हैं पर टेक्निकली अलग हैं। कैसे एक जैसे हैं दिखाता हूं मैं आपको, या टेक्निकली अलग कैसे समझाता हूं मैं आपको। अभिलेख का मतलब क्या होता है, अगर अभिलेख की तुम डेफिनेशन को पढ़ोगे तो अभिलेख का मतलब होता है किसी हार्ड सरफेस के ऊपर, किसी हार्ड सरफेस के ऊपर, किसी कठोर सतह के ऊपर यदि तुम खोद खोद कर लिखोगे, किसी हार्ड सरफेस के ऊपर यदि तुम खोद खोद कर लिखोगे, किसी हार्ड सरफेस के ऊपर यदि तुम खोद खोद कर लिखोगे तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अभिलेख। अब खोद खोद के क्यों लिखते थे, क्योंकि पहले अगर तुम लिख दोगे इंक से या किसी चीज़ से तो वो मिट जाएगा, और खोद खोद के लिखोगे तो वो तुम्हें लंबे समय तक मिलेगा। जैसे तुमने कभी शादी में बर्तन दिए होंगे तो देखोगे कि बर्तन के ऊपर लिखा रहता है खोद खोद के, या जैसे कभी क्या होता है कि कोई सड़क बनती है, सड़क के किनारे पत्थर लिखा होता है खोद खोद के कि माननीय समथिंग ने बनाया था, राइट। समझ में आ रहा है। तो याद रखिएगा, किसी हार्ड सरफेस पे जब हम खोद खोद के लिखते हैं तो उसे कहते हैं अभिलेख। अब यहाँ पे जो ये हार्ड सरफेस है, यहाँ पे जो हार्ड सरफेस है, अगर ये पत्थर है तो पत्थर है तो क्या बोलेंगे, शिलालेख। क्या बोलेंगे, शिलालेख। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रॉक एडिक्ट बोलेंगे। और अगर ये हार्ड सरफेस पत्थर नहीं है बल्कि ये कॉपर की प्लेट है, कॉपर की प्लेट है, तांबे का पत्र है, तो क्या कहेंगे, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बोलेंगे। जैसे कि आपको दिखाया था ना चंद्रगुप्त मौर्य का साहगौर इंस्क्रिप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य का साहगौर, याद रखो साहगौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, सी साहगौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। बात समझ में आया। और अगर ये जो हार्ड सरफेस है, अगर ये हार्ड सरफेस गुफा की दीवारें हैं, गुफा की दीवारें हैं तो क्या बोलेंगे, गुफा की दीवारें हैं तो इसे क्या बोलेंगे, केव इंस्क्रिप्शन बोलेंगे। गुफा की दीवारें हैं तो क्या बोलेंगे, केव इंस्क्रिप्शन बोलेंगे, केव इंस्क्रिप्शन बोलेंगे। और अगर ये पत्थर है तो शिलालेख बोलेंगे, कॉपर है तो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बोलेंगे, केव है तो केव इंस्क्रिप्शन या गुफा अभिलेख बोलेंगे, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख। और अगर ये आयरन पिलर है, अगर ये आयरन पिलर है, ये लोहे का स्तंभ है, लौ स्तंभ है, लोहे का स्तंभ है या लौ स्तंभ है तो क्या बोलेंगे, इसे लौ स्तंभ अभिलेख बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लौ स्तंभ अभिलेख बोलेंगे। आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, तुमने नाम सुना होगा चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो गुप्त काल के रूलर थे, उनका दिल्ली में एक आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है जिसमें आज तक कोई भी जंग नहीं लगी है। समझ में आ रहा है। तो बच्चे देखने में तो इंस्क्रिप्शन और रॉक एडिक्ट एक है, बट टेक्निकली दोनों अलग हैं। समझ में आ रहा है। जितने भी रॉक एडिक्ट हैं वो सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, बट जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं वो सारे रॉक एडिक्ट नहीं हैं। उनमें से कुछ रॉक एडिक्ट भी हैं, कुछ कॉपर प्लेट भी हैं, कुछ केव इंस्क्रिप्शन भी हैं, कुछ आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन भी हैं। अगर मैं इस वाटर बॉटल के ऊपर इस पानी की बोतल पे खोद खोद के लिखूंगा तो क्या होगा, वाटर बॉटल इंस्क्रिप्शन। समझ में आया भाई, ऐसा नहीं करना है नहीं तो पिटाई हो जाएगी, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो इंस्क्रिप्शन यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अशोक मौर्य के इंस्क्रिप्शंस को लेकर हल्की सी बात मैं और बताता हूँ। हिंदुस्तान में अशोक मौर्य से पहले भी पत्थरों पे बातें हमें देखने को मिली हैं। जैसे इंडस वैली में जाके देखिएगा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता में आपको याद है धौलावीरा से हमें एक बहुत बड़े पत्थर पे लिखा हुआ मिला था, जिसकी मैंने इमेज दिखाई है आपको। समझ में आ रहा है। या उसे हम शिलालेख कहते हैं। या फिर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी हमें इंस्क्रिप्शन मिलता है। और वो हमें कहाँ से मिला है, वो हमें मिला था बंगाल से। बंगाल में जो ढाका है ना, ढाका जो आज बांग्लादेश में है, वहीं पर एक जगह है महास्थान, वहाँ से हमें पत्थर पे बातें लिखी मिली हैं, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो ड्रॉट जैसी कंडीशन आई थी, सूखा पड़ा था, वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसका मतलब हमें अशोक मौर्य से पहले भी पत्थरों पे बातें देखने को मिलती हैं। बट अशोक मौर्य का कंट्रीब्यूशन क्या है कि ये पहले रूलर हुए
ये पहले शासक हुए जिन्होंने सिस्टमैटिकली, बहुत ही व्यवस्थित तौर पे अपनी बातों को लिखवा लिखवा के स्टेट क्या चाहता है, राजा क्या चाहता है, ये बातें लोगों को बताने के लिए साम्राज्य के कोने कोने में इसकी स्थापना की। तो अशोक का कंट्रीब्यूशन ये है, महान सम्राट का कंट्रीब्यूशन ये है कि महान सम्राट ने अपने मैसेज को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए, कन्वे करने के लिए, आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए, मैसेज को कन्वे करने के लिए उन्होंने इन पत्थरों का इस्तेमाल किया। इसीलिए इन्हें हम फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन कहते हैं, या अभिलेखों का जनक कहते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ टेक्निकल बातें पता होनी चाहिए, नहीं तो आप प्रश्न सही नहीं कर पाओगे बच्चे। ये टेक्निकल टफेस्ट पार्ट है हिस्ट्री का। आप जहाँ बच्चे बैठे हुए हो, टफेस्ट पार्ट है, इसको मैं बहुत सावधानी से बताऊंगा, नहीं तो आप प्रश्न आके भी छोड़ के आ जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का जल्दीबाजी में, समझो। अशोक मौर्य की बात करोगे तो अशोक मौर्य का पहले एम्पायर फैला कहाँ है? तुम्हारे मन में सवाल आना चाहिए कि सर जी अशोक मौर्य का एम्पायर फैला कहाँ है? तो अशोक मौर्य का एम्पायर फैला हुआ है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत वाले इलाके में। भारत में ही हम नेपाल और बांग्लादेश को रख लेते हैं। मतलब एक कैटेगरी मैंने डिवाइड की है। ये पूरा इलाका 5 देश है जहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अशोक मौर्य का एम्पायर फैला है। अब अशोक मौर्य के एम्पायर को तुमने समझ लिया कहाँ फैला है। तो अशोक मौर्य जब अपने अभिलेखों को लिखवाएंगे, अपने इंस्क्रिप्शंस को लिखवाएंगे, तो उसमें क्या इस्तेमाल करेंगे? अगर अशोक मौर्य अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाएंगे तो उसमें कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करेंगे। लैंग्वेज मतलब भाषा, जैसे मैं हिंदी भाषा बोलना हो, इंग्लिश लैंग्वेज बोलना हो, तो भाषा को इस्तेमाल करेंगे। और लिखवाएंगे तो लिपि इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैं बोर्ड पे देवनागरी लिपि में लिख रहा हूँ या रोमन स्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ, राइट। तो कोई ना कोई भाषा या कोई ना कोई लिपि इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान रखना बच्चे मेरे कि अशोक मौर्य ने अपने इंस्क्रिप्शंस में केवल एक लैंग्वेज यूज़ की है, एंड दैट इज प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया है। सामान्यतः उनके अभिलेखों में केवल एक को छोड़ के जो अफगानिस्तान से मिला है, रेस्ट हमें जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं वो सारे के सारे प्राकृत के अंदर हैं। चाहे वो नेपाल, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, ये सब वर्तमान नाम है, लेकिन सब तो पहले एक ही हुआ करते थे, भारत था, लेकिन आज वर्तमान में अलग अलग हो गया है, इसलिए मुझे अलग अलग करके दिखाना पड़ता है। लेकिन जब तुम लिपि वाले मामले में आओगे, स्क्रिप्ट वाले मामले में आओगे, तो स्क्रिप्ट तुम्हें एक नहीं बल्कि बच्चे 4 मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 4 लिपि हैं। एक है ब्राह्मणी। भारत की सबसे पुरानी भाषा लिपि कौन सी है? ब्राह्मणी। वेद भी ब्राह्मणी में ही है। ब्राह्मणी है, खरोष्टी है, अरामाइक है और यूनानी मतलब ग्रीक है। मैं हिंदी में लिखता हूँ, ये यूनानी हो गई, ये अरामाइक, अरे माइक खराब है, सही करो ना, अरामाइक, खरोष्टी और ब्राह्मणी, ठीक है। अब सर जी वो 4 क्षेत्रों का क्या संबंध है, समझाओ मुझे। देखो, जो ब्राह्मणी है, जो भारत वाला इलाका है, भारत बांग्लादेश नेपाल वाला, ये वाला बेल्ट है। मैप पे देखो, ये वाला बेल्ट है। ये वाला जितना बेल्ट है ना, ये वाला बेल्ट, यहां सब ब्राह्मणी इस्तेमाल हुई है। जबकि जो पाकिस्तान वाला इलाका है, ये पाकिस्तान वाला इलाका है, यहाँ पाकिस्तान जो सटा है अफगानिस्तान से, ये वाला जो बेल्ट है ना, पंजाब वाला, जो पाकिस्तान सटा हुआ है, जो अफगानिस्तान सटा है, वहाँ पे इस्तेमाल हुई है लिपि में खरोष्टी और अरामाइक, और अफगानिस्तान वाले में इस्तेमाल हुई है ग्रीक। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए मैंने कैटेगरी में डिवाइड किया था। कैटेगरी में डिवाइड करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, नहीं तो आपके लिए रिलेट कर पाना पॉसिबल नहीं था। अभी आपको 2 मिनट बाद और समझ में आएगा कि इस वाले इलाके में ब्राह्मणी इस्तेमाल हुई है, जबकि इस वाले इलाके में खरोष्टी और अरामाइक इस्तेमाल हुई है, और इस वाले इलाके में आपको कौन सी मिलेगी? ग्रीक
या फिर यूनानी देखने को मिलेगी। भूलना नहीं, भूलना नहीं, बहुत टफ क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। बात समझ में आया? अब क्या हुआ महान सम्राट अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस थे उनके मरने के बाद वो खो गए थे, और जब महान सम्राट अशोक मौर्य के इंस्क्रिप्शंस उनके मरने के बाद खो गए तो लोग उनके बारे में भूल गए, और जब उनके बारे में लोग भूल गए तो क्या हुआ कि इनके इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो फैले हुए थे। तो ये बात 1750 की है। 1750 में दिल्ली में एक अंग्रेज अफसर था, एक ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करता था, उसका नाम था टिफिन थलर। वो टिफ़िन लेकर आया है ना बच्चे, अगर वो टिफ़िन लेकर आए तो उसे क्या बोलेंगे? अगर टिफ़िन लेकर आया है तो उसे हम टिफिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टिफिन बोलेंगे। टिफिन भाई को बताएं तो टिफिन भाई जो हैं वो दिल्ली में थे, और उन्होंने एक अभिलेख देखा, अशोक मौर्य का एक अभिलेख था, अशोक मौर्य का अभिलेख था। और ये अभिलेख जो है दिल्ली वाला जो है वो एक्चुअली में दिल्ली में था नहीं, ये पहले रखा हुआ था मेरठ में, हमारे यूपी में, और एक रखा हुआ था हरियाणा में, जगह का नाम है टोपारा, ये वहाँ रखा हुआ था। इसको फिरोज शाह तुगलक ने, तुमने नाम सुना है फिरोज शाह तुगलक? ब्राह्मणों पे जजिया लगाया था, याद करते हो तुम लोग, वही फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इसको, एक मेरठ में था और एक टोपारा में था, इन दोनों को अलग अलग जगह से उठा दिया था और दिल्ली में रखवा दिया था। इसीलिए तुम किताबों में पढ़ते हो दिल्ली मेरठ अभिलेख और दिल्ली टोपारा अभिलेख। तो दिल्ली वाला जो अभिलेख था, जो बेसिकली मेरठ वाला था, उसको दिल्ली में रखवाया गया था, वही टिफिन ने पाया। अब टिफिन ने इस अभिलेख को कहाँ से पाया है? दिल्ली से। अगर दिल्ली से पाया, इसका मतलब इसमें कौन सी लिपि इस्तेमाल हुई होगी? ब्राह्मणी लिपि इस्तेमाल हुई होगी। तो इसने इस लिपि को पढ़ने की कोशिश की, इस पे क्या लिखा है पढ़ने की कोशिश की, टिफिन पढ़ नहीं पाया। दूसरे अंग्रेज अधिकारी को दिया गया, और जब दूसरे अंग्रेज अधिकारी को दिया गया तो उसको पढ़ने में नेक्स्ट 87 ईयर्स लग गए। और 87 ईयर्स के बाद जब 1837 में आया है, तो 1837 में एक अंग्रेज अधिकारी था, जेम्स प्रिंसेप। फाइनली जेम्स प्रिंसेप ने इसको डिकोड किया कि अशोक मौर्य के इंस्क्रिप्शंस पर क्या लिखा हुआ है, या इन पत्थरों पे क्या लिखा हुआ है। तो अशोक मौर्य के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वो जेम्स प्रिंसेप था, जिसने 1837 में इसको डिकोड किया था। बट सवाल तुमसे ये भी बन सकता है कि अशोक मौर्य के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप है, बट ब्राह्मणी को पढ़ने वाला कौन है? तो ब्राह्मणी पढ़ने वाला भी तो जेम्स प्रिंसेप ही है, क्योंकि ये इंस्क्रिप्शन ब्राह्मणी में था। तो ब्राह्मणी को भी तो पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप हुआ कि नहीं हुआ? यस, भूलना नहीं। नेक्स्ट लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है, याद रखना। तो तुम्हें ये कहानी समझ में आ गई है। अब अशोक मौर्य के इंस्क्रिप्शंस को देखोगे तो अशोक मौर्य के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, अब इसको मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे मैप यूज़ करना है। अगर तुम अशोक मौर्य के इंस्क्रिप्शंस को देखोगे तो उसके 4 कैटेगरीज हैं। कितने कैटेगरीज हैं बच्चे? 4 कैटेगरीज हैं। एक है आपका बृहद शिलालेख। एक कौन सा है? बृहद शिलालेख। इसे कहते हैं मेजर रॉक एडिक्ट कहते हैं, मेजर रॉक एडिक्ट कहते हैं। इसका मतलब समझो। मेजर का मतलब होता है बड़ा, शिला मतलब होता है पत्थर। एक बड़ा सा पत्थर है, इस बड़े से पत्थर पर लिखा हुआ है तो क्या बोलेंगे? बृहद शिलालेख। और इस बड़े से पत्थर पर कितने पैराग्राफ लिखे हैं? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? 14 बृहद शिलालेख कहते हैं, या 14th मेजर इंस्क्रिप्शन कहते हैं। अगर ये पत्थर का आकार छोटा है तो क्या बोलेंगे? लघु शिलालेख बोलेंगे, लघु शिलालेख बोलेंगे, या फिर माइनर इंस्क्रिप्शन बोलेंगे। बिल्कुल सही। और अगर ये पत्थर का आकार एक पिलर के जैसा है तो क्या बोलेंगे? पिलर इंस्क्रिप्शन या
स्तंभ शिलालेख। और चौथा वाला जो गुफा में लिखवाया था वो केव इंस्क्रिप्शन में आता है। बात समझ में आए? नाम पे बड़ा पत्थर है तो वृहद शिलालेख, छोटा पत्थर है तो लघु शिलालेख, पिलर के जैसा है तो पिलर इंस्क्रिप्शन या स्तंभ शिलालेख। समझ में आए बच्चे? इसी को बैठ के याद करते हैं, ये लेख वो लेकर एक कॉमन सेंस लगाओ बच्चे। कॉमन सेंस लगाओगे तो कनेक्ट करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा पेड बैच पढ़ना चाहिए, क्योंकि पेड बैच में क्या होता है कि टीचर एक फ्लो में बताता है, कनेक्ट करके बताता है। हमें सारी वीडियो सारे लेक्चर्स हमें एक जगह मिल जाता है, वो भी सीक्वेंस में, तो हमारे रिलेट करना आसान होता है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, बाकी तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। हम लोग पूरा ज़िंदगी बताते हैं एक एक सेगमेंट के अंदर, तो हम लोग जो बताएंगे तो आपको थोड़ा आसान भाषा में बताएंगे। जिस चीज़ को समझने में आपको समय लगेगा, हम लोग को भी समय लगा। अब हम लोग यही काम करते करते आज इतने साल हो चुके हैं तो चीज़ें आसान हो गई हैं। ठीक है, इसीलिए ऑलराइट, आगे चलते हैं हम लोग। अब ये जो वृहद शिलालेख हैं, ये वृहद शिलालेख ज़रूरी हैं, याद रखना। ये वृहद शिलालेख 8 स्थानों से मिले हैं। कितने स्थानों से मिले हैं? 8 स्थानों से मिले, ये भी ध्यान रखना। कितने स्थानों से मिले हैं? 8 स्थानों से मिले हैं। वृहद शिलालेख कितने स्थानों से मिले बच्चे? 8 अलग अलग स्थानों से मिले हैं। कैसे याद रहेगा? मतलब एक बड़े से पत्थर पे जो लिखा है वो 8 अलग बड़े पत्थरों पे सेम कंटेंट, मतलब 8 में सेम कंटेंट लिखा है। ठीक है, वो 8 स्थान कौन से हैं याद करने का आसान तरीका बताता हूँ। शाम को जो सोएगा, शाम को जो सोए, शाम को जो सोए वो क्या होता है बेटा? वो गधा होता है। शाम को सोए वो गधा है। मतलब यहाँ पे शाह का मतलब है शहबाजगढ़ी। क्या है? शहबाजगढ़ी। ये देखो बेटा, शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी। अगला क्या है तुम्हारा? मैं रेड पेन से लिखता हूँ। माँ, शाम, माँ। माँ है तुम्हारा मानसेरा। ये दोनों पाकिस्तान में है, यहाँ ऊपर वाले इलाके में, पंजाब वाले इलाके में। उसके बाद में को का मतलब है कालसी। बेटा यहाँ पे लिखो तो कालसी, उत्तराखंड। समझ में आए? उत्तराखंड। तो शाम को हो गया। फिर क्या लिखा है बेटा? जो ध्यान देखो कि जौगढ़। बेटा देखो जौगढ़ लिखा है, जौगढ़ उड़ीसा में है। शाम को जो सोए, देखो क्या लिखा है बेटा? सो लिखा है। मुझे तो सब कुछ याद है, लेकिन मुझे फिर भी मुझे बताना पड़ रहा है आपको ताकि आसान रहे। बेटा ये देखो सोपारा लिखा है। सोपारा, सोपारा तुम्हारे महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, शाम को जो सोए, ए है ना बेटा, ए है, ए फॉर होता है एरागुडी। ये देखो येरागुडी, आंध्र प्रदेश। समझ में आया? उसके बाद में गधा, ग है ना, ग। देखो गिरनार, यहाँ पे देखो गिरनार, गिरनार, गिरनार इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं इसको। गिरनार कहाँ पड़ता है? गुजरात। ध का मतलब क्या है? धौली। देखो उड़ीसा, देखो लिखा हुआ है धौली, उड़ीसा। अगर तुम देखोगे, और ये कांधार वाला एक और है, कांधार वाला जो एक्स्ट्रा है। तो अगर तुम देखोगे कि जो अशोक मौर्य के वृहद शिलालेख हैं, संख्या में 8 है, एक और मिला हुआ है तो 9 हो गए हैं। बात समझ में आया? अगर तुम ध्यान दोगे तो एग्जामिनर इनका पूछता है कि पूछता है कि स्टेट वाइज पूछता है कि कौन कौन से स्टेट्स में है। बात समझ? स्टेट मैच करने को देता है। जैसे वो उत्तराखंड में काशी को डाल देगा आंध्र प्रदेश में, काशी को डाल देगा आंध्र प्रदेश के अंदर। बात समझ में आए? ऐसे पूछता है। और अगर आप देखोगे तो ये अशोक मौर्य की, क्या ये जो मेजर रॉक एडिक्ट हैं, क्या अशोक मौर्य की पॉलिटिकल बाउंड्रीज को, क्या अशोक मौर्य की पॉलिटिकल बाउंड्रीज को डिफाइन नहीं कर रहे हैं? यस, ये अशोक मौर्य की पॉलिटिकल बाउंड्रीज को डिफाइन कर रहे हैं। ऐसे तो खींचा हुआ है, बस मैंने खींच दिया, सेट कर दिया आपको। अब इसके पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर, इसमें जो 14 पैराग्राफ लिखे हैं, इसमें पैराग्राफ नंबर 2 और 13 बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो पैराग्राफ नंबर 2 है, पैराग्राफ नंबर 2 है और पैराग्राफ नंबर 13 है, ये याद रखिएगा। पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर इनके जो देशी पड़ोसी हैं, इनके जो देशी पड़ोसी हैं, मैंने वो कहा था कि जो देशी पड़ोसी हैं, ये वाला इलाका जो जीता नहीं था, यहाँ पे आपको कौन नज़र आएंगे? कुछ यहाँ पे राज नज़र आएंगे आपको। यहाँ पे नज़र आएंगे, देखिए चोल लिखा हुआ है, चोल, ये पांडे,
ये चेर है। तो चेर चोल पांड्यन के देशी पड़ोसी का जिक्र तुमको यहाँ मिलेगा। चेर चोल पांड्य का नाम तुमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चेर चोल पांड्यास का नाम तुम्हें देखने को मिलेगा, है ना। तुम्हें किसका नाम मिलेगा? तुम्हें चेर चोल पांड्यास का नाम मिलेगा। चेर चोल पांड्यास का नाम तुम्हें न केवल पैराग्राफ नंबर 2 में देखने को मिलेगा, पैराग्राफ नंबर 2 में देखने को मिलेगा, बल्कि पैराग्राफ नंबर 13 में भी मिलेगा, है ना, जो देश के अंदर पड़ोसी हैं। बट पैराग्राफ नंबर 13 के अंदर तुम्हें इनके अंतर्राष्ट्रीय पड़ोसी, इंटरनेशनल पड़ोसी, जैसे कि श्रीलंका के अंदर कौन है, सीरिया में कौन है ना, या मैसेडोनिया में कौन है, इजिप्ट में कौन है, तो वहाँ इनकी जो विदेशी पड़ोसी हैं उनके बारे में भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखना कि जो धौली और जौगढ़ है, धौली और जौगढ़ वाले इलाके में पैराग्राफ नंबर 13 चेंज मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ना तो चेर चोल पांड्यास की बात की है और ना उन्होंने बात की है श्रीलंका की या मैसेडोनिया की या इजिप्ट की, वहाँ कोई बात नहीं हुई है। वहाँ पे पैराग्राफ नंबर 13 में एक चेंज है, और वहाँ पे उन्होंने जो कलिंग विजय की थी, उड़ीसा कलिंग का पार्ट है, वो कलिंग वाला क्षेत्र आता है, तो जो कलिंग पर हमला किया था उसके बारे में धौली और जौगढ़ इंस्क्रिप्शन में अलग से लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? अब आते हैं हम लोग इनके माइनर रॉक एडिक्ट्स के अंदर, या माइनर या फिर लघु शिलालेख के अंदर आइए। तो माइनर रॉक एडिक्ट के अंदर भी बहुत सारे फेमस रॉक एडिक्ट हैं, जैसे कि एक तुम्हारे सामने है मास्की, एक मास्की है, मास्की या तुम्हारा मास्की है, एरागुडी है, वेरागुडी है। उसके बाद में तुम्हारा एरागुडी के अलावा उडेगोलम है, उडेगोलम है, और तुम्हारा ये जो गुर्जरा है, ये समझ में आ रहा है, MU NG, यस। उडेगोलम को नेतुर भी कहते हैं, यहाँ पे नेतुर लिखा हुआ है, नेतुर। एक्चुअली में चारों इंस्क्रिप्शन का नाम मैंने क्यों चुना, हुआ क्या था कि ये जो इंस्क्रिप्शन पढ़े गए थे ना अशोक मौर्य के 1837 में, तो जब जेम्स प्रिंसेप ने ये इंस्क्रिप्शंस पढ़े थे, पत्थरों पे क्या लिखा है पढ़ा, तो कहीं पर राजा का नाम नहीं लिखा था। तो जेम्स प्रिंसेप को लगता था कि ये जो राजा है वो कोई श्रीलंका का राजा है। लेकिन जब जेम्स प्रिंसेप के मरने के बाद काफ़ी साल बीत गए और बात आई 1915 की, तो 1915 में क्या हुआ, 1915 में कर्नाटका में जगह का नाम है, 1915 में जगह का नाम है कर्नाटका में जगह का नाम है मास्की। इस मास्की से एक हमें अशोक मौर्य का छोटा सा पत्थर मिला, तो माइनर रॉक एडिक्ट मिला। और जब माइनर रॉक एडिक्ट मिला तो माइनर रॉक एडिक्ट में लिखा हुआ था कि मैं देवानाम प्रिय अशोक मौर्य चाहते हैं, मैं देवानाम प्रिय अशोक मौर्य चाहते हैं। अब ये लिखा था कि देवानाम प्रिय कोई और नहीं बल्कि अशोक मौर्य हैं, बाकी में केवल देवानाम प्रिय लिखा था। तो देवानाम प्रिय कौन समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब इन्होंने लिखा कि देवानाम प्रिय कोई और नहीं बल्कि अशोक मौर्य हैं, तब पता चला कि ये इंस्क्रिप्शन अशोक मौर्य के। ये बात पहली बार हमें मास्की इन्फॉर्मेशन से मिलती है, और यही जानकारी हमें एरागुडी कर्नाटका से मिलती है, या यही इन्फॉर्मेशन हमें नेतुर उडेगोलम से मिलती है, कर्नाटका में पड़ता है, और ये तुम्हारा MP में है, ये तुम्हारा गुर्जरा है। बेटा एक बात ध्यान रखना, ये गुर्जरा है बेटा, गुर्जरा है, GUJARA, गुर्जरा है। ये गुर्जरा जो है ये 4 जगह है जहाँ से अशोक मौर्य का नाम मिलता है बेटा, ये ज़रूरी है। बट ये गुर्जरा है बेटा, ये गिरनार है, गिरनार तुम्हारा गुजरात में है और गुर्जरा तुम्हारे MP में है। दोनों के नाम, दोनों की स्पेलिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट दोनों में अंतर है। ये गुर्जरा है, ये गिरनार है, और MP वाला गुर्जरा है जहाँ से अशोक मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा तुम्हें एक और इंस्क्रिप्शन मिलेगा माइनर में, ये देखो विराट, ये राजस्थान है ना, राजस्थान में जगह का नाम है जयपुर। उसी जयपुर को पहले विराट कहते थे, वैराट या विराट। तो विराट इंस्क्रिप्शन है जहाँ वो गए हुए थे अशोक मौर्य, फिर वहाँ जाते हैं और कहते हैं कि मैं मगध का राजा बुद्ध में विश्वास करता हूँ। इसके अलावा जब आप इंस्क्रिप्शंस को पढ़िएगा तो कुछ आपको माइनर रॉक एडिक्ट्स मिलेंगे, जैसे कि आप जाके देखोगे कि लुम्बिनी वाला रुमनदई इंस्क्रिप्शन, जहाँ से अशोक मौर्य ने बताया था कि यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ है, वो वाला इंस्क्रिप्शन। निगाली सागर इंस्क्रिप्शन, फिर वो बोध गया गए थे, वहाँ से इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है। फिर वो सारनाथ गए थे, सारनाथ के अंदर उन्होंने
जो इंस्क्रिप्शन लिखवाया है जिस पे 4 शेर बने हुए हैं, सारनाथ इंस्क्रिप्शन हो गया, या फिर उनका एक और इंस्क्रिप्शन है जो तुम्हें याद रखना चाहिए, और वो है इनका जो प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में मिला है, कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन। कौशाम्बी पहले इलाहाबाद का पार्ट था, अब अलग हो गया है। तो कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन, बात समझ में आ रही है? तो कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन जो है वो जहाँ पे इनकी प्रिय पत्नी महारानी कौरवकी के बारे में जानकारी मिलती है। इनकी कई पत्नियां थी, तो उनकी जो प्रिय पत्नी थी महारानी कौरवकी, उनके बारे में जानकारी मिलती है। इसी को हम महारानी का अभिलेख कहते हैं, रानी का अभिलेख कहते हैं, या कौशाम्बी अभिलेख कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंस्क्रिप्शंस थे, कुछ कहानियाँ हैं। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। एडमिनिस्ट्रेशन वाली बात हम अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। इसके नोट्स हिंदी में और इंग्लिश में आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अगले वीडियो में।